बड़े युद्ध का खतरा बनता जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच जो सबसे बड़ी घटना पिछले 24 घंटे में हुई वो एक गजा में हॉस्पिटल में एक रॉकेट से हमला हुआ। उसमें बहुत सारे लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। कोई 500 कहता है, कोई इससे ज़्यादा संख्या कहता है। कुछ लोग इस संख्या में भी शक करते हैं, लेकिन जो भी है बड़ी तादाद में आम नागरिकों की मृत्यु हुई है। इसके बाद पूरे इलाके में तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है। इजराइल और हमास के बीच ही नहीं, अब आसपास के जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ तक ये बात फैल चुकी है और अब खुल के विरोध हो रहा है और पूरी दुनिया दो हिस्सों में साफ तौर पे बंटती हुई दिख रही है। बाइडेन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं वो इजराइल में है और वो इजराइल में इसलिए आए थे कि इस मामले को उम्मीद थी कि शांत होगा, बातचीत होगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनकी सिर्फ इजरायली प्राइम मिनिस्टर से बातचीत होगी और किसी से बातचीत नहीं हो पाएगी, क्योंकि खबरें ये है कि जॉर्डन ने मना कर दिया है कि वो उनको होस्ट नहीं करेगा, क्योंकि तनाव काफ़ी बढ़ गया है। क्या 2-3 और डेवलपमेंट हुए। एक तो ये हॉस्पिटल में जो रॉकेट गिरा, इससे बहुत सारे लोग मरे। बाइडेन की और किसी से मुलाकात होने की कोई उम्मीद संभावना नहीं है। दूसरा, ईरान की तरफ से बयान दिया गया है कि OIC देशों को कि वो इजराइल का बहिष्कार करें, उसके साथ व्यापारिक संबंध तोड़ें और अपने अपने देशों में जो उनके राजदूत हैं उनको बाहर निकालें और उनको तेल देना भी बंद करें। ये एक तरीके से एक बड़ी लड़ाई के संकेत के तौर पे देख सकते हैं इससे, क्योंकि इससे और ज़्यादा तनाव बढ़ेगा। थोड़ी देर पहले एक और बयान आया फ्रांस की ओर से, जो वहाँ के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि इस्लामिक आतंकवाद पूरे यूरोपीय देशों के लिए एक खतरा बनता जा रहा है। आप केवल स्टेटमेंट्स को सुनिएगा, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि मामला कितना गंभीर होता जा रहा है। बाइडेन ने भी अपनी एक बात रखी जब वो नेतन्याहू से मिले, इजरायली प्राइम मिनिस्टर से। वो सुनिए, फिर इस बात को मैं और आगे बढ़ाऊंगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। I want the people of Israel, the people of the world, to know where the United States stands. I've had my great Secretary of State here. He's been here for a lot, but I wanted to personally come and make that clear. Israel, as they respond to these attacks, it seems to me that have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. And we're going to make sure that occurs, as you know. I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there not sure. So we've got to overcome a lot of things. तो बाइडेन ने, आपने सुना होगा हिंदी की तर्जुमा उसका साथ के साथ चल रहा था कि इजराइल को उन्होंने क्लीन चिट दी कि जो हॉस्पिटल के ऊपर ये हमला हुआ था इसमें इजराइल का हाथ नहीं है और वो इजराइल के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और उसको अपनी रक्षा करने का पूरा हक है, और हमास ISIS से भी बदतर है। ये जो तस्वीर पूरी बन रही है ये और गंभीर बनाती है कि अभी 5 मिनट पहले जब हम शो शुरू कर रहे हैं, बातचीत शुरू कर रहे हैं, बाइडेन के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट आया, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आई हैव कम टू इजराइल विद अ सिंपल मैसेज, यू आर नॉट एलोन। एज लॉन्ग एज द यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड्स एंड वी स्टैंड फॉर एवर, यू विल नॉट बी एलोन। यानी इजराइल के साथ वो पूरी मजबूती के साथ अंतिम समय तक खड़े रहेंगे और इजराइल अपने आप को अकेला न समझे। तो जो तनाव था वो अब बिल्कुल क्लियर वाटर टाइट कंपार्टमेंट में 2 हिस्सों में दिख रहा है। एक तरफ उस इलाके के सारे देश हैं और एक तरफ इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देश है। बहुत खतरनाक स्थिति है और इस बात को बहुत गंभीरता से वर्ल्ड कम्युनिटी को लेना चाहिए कि वार जो है स्केलेट हो रहा है और ये कोई भी रूप ले सकता है, बहुत विभत्स रूप ले सकता है। इसी को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रोकने के प्रयास अभी तक मुझे किसी की देश की तरफ से, किसी ग्रुप की तरफ से, किसी एजेंसी की तरफ से नहीं दिखे कि जिसका बयान आया। सिर्फ बयान इस बात के आ रहे हैं कि आप अपने स्ट्रेटजिक हमले हमास के इलाके तक सीमित रखें, सिविलियंस को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, सिविल सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए, और अगर कोई वहाँ से निकलना चाहता तो उसको सेफ पैसेज मिलना चाहिए। ये इन बयानों के अलावा कोई बातचीत का रास्ता अब तक निकला नहीं है। तो मामला काफ़ी सीरियस है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं जो स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट कमर आगा साहब हैं, पूर्व डिप्लोमेट पिनाक चक्रवर्ती जी हैं
वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक जी हमारे साथ हैं और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के चेयरपर्सन और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह भी जुड़ेंगे। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। नरेश कौशिक जी, चूंकि आप विदेश में रहते हैं, उसी इलाके में रहते हैं, ये जो पूरा मामला है काफ़ी गंभीर दिख रहा है कि बाइडेन साहब आए तो थे, यहाँ की बातचीत होगा, कुछ संभावनाएं बनेंगी कि ये रुकेगा, जॉर्डन यहाँ जाएंगे बातचीत, लेकिन अब लग रहा है कि वो सिर्फ इजराइल नेतन्याहू से मिलकर बैरंग वापस चले जाएंगे। और जो अभी 5 मिनट पहले का मैंने ट्वीट पढ़ के सुनाया है, क्या मतलब निकलता है इसका? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। और मैं यहाँ लंदन में हूँ, जो कि मिडिल ईस्ट से, इजराइल और गाजा से दूर है काफी, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इसको मैं बहुत नजदीक से इसको फॉलो कर रहा हूँ। और जब हम बात कर रहे हैं उस समय ये बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और वो एक स्टेटमेंट उससे पहले उन्होंने जो दिया है उसमें फिर उसी बात को उन्होंने दोहराया है कि हम इजराइल के साथ हैं, पूरी तरह से खड़े हैं। और दूसरी बात यह है कि इजराइल के साथ हम बिल्कुल हैं, और हम जो है कांग्रेस से हम मांग कर रहे हैं, यूएस कांग्रेस से, अमेरिकन कांग्रेस से, कि वो बहुत बड़ा पैकेज जो का ऐलान करे और उसकी स्वीकृति दे इजराइल की मदद के लिए। इस समय इजराइल को बहुत ज्यादा जरूरत है, और जो भी इजराइल को जरूरत होगी वो अमेरिका देगा। इसके अलावा उन्होंने फिलिस्तीनियों के बारे में ये कहा कि देखिए, ये जो कल का जो हमला है, कल का जो बम विस्फोट है, वो तो बहुत भयानक है। और आज सुबह उन्होंने ये कहा था कि ये पहले संकेत ये हैं कि इसके लिए इजराइल नहीं, कोई फिलिस्तीनी ग्रुप ही शामिल है। हालांकि उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी शामिल है। उनका इशारा इसी तरफ था कि इजराइल इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, जबकि बहुत सारे लोग, खासकर अरब दुनिया में मानते हैं कि वही जिम्मेदार है। ये जो बाइडेन की जो ये यात्रा है, ये इससे पहले ही अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन यहाँ आए थे, और वो अरब देशों के दौरे पर गए थे। इजराइल भी गए, दो बार वो इजराइल आए, लेकिन उससे कुछ बात बनी नहीं। वो कतर भी गए, जहां पर ये लगता था कि वो जो 200 के करीब जो इजराइल में जो बंधक बनाए गए हैं हमास के आतंकवादियों द्वारा, उनको वो अपने साथ बंधक बना के ले गए थे। उनको छुड़ाने के लिए भी उन्होंने प्रयत्न किया। और कतर में क्योंकि हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप है, तो उन्होंने कोशिश की थी कतर के माध्यम से कि उनको उसमें कुछ सफलता मिले, लेकिन लगता नहीं है कोई सफलता मिली। तो इसमें इजराइल की यात्रा इस समय, जबकि पूरी तरह से एक वहां युद्ध का वातावरण है, और युद्ध अब इजराइल के हिसाब से तो शुरू हो गया है, तो एक जो है वो रणभूमि में जो है बाइडेन पहुंचे हैं, ये बहुत ही असाधारण है। अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसे ही नहीं जाते, और ऐसे तो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर वो भी रण क्षेत्र में तो कभी नहीं जाते। इससे ही पता चलता है कि वो इसको कितना गंभीरता से लेते हैं। और उनको ये लगता था कि वो पहले इजराइल जाएंगे, उसके बाद वो अम्मान में अरब देशों के नेताओं से मिलेंगे, फिलिस्तीनी जो है अथॉरिटी है उसके अध्यक्ष से मिलेंगे। लेकिन कल के इस धमाके ने सब उस पर पानी फेर दिया। तो इससे बुरा समय इजराइल की विजिट का, इस क्षेत्र की विजिट का हो ही नहीं सकता था बाइडेन के लिए। तो इस समय मैं समझता हूं कि अमेरिकी कूटनीति के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो क्या करे। वो तो चाहता था कि ये दुनिया ये कहे कि हम जो हैं एक तरफ नहीं खड़े हैं, हम तो अरबों के साथ भी हैं, हम दोनों तरफ बात कर रहे हैं, हम संतुलित हैं। लेकिन इस समय आज तो वो सिर्फ वो इजराइल की ही बात मुख्यतः कर रहे हैं। जी नरेश जी, एक सवाल और थ्रेडबेयर पे हम देखते, आपने बहुत सही कहा कि बाइडेन या अमेरिकी राष्ट्रपति कहीं बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के नहीं जाते। उनका इंटेल बहुत स्ट्रांग होता है, और वो उस इलाके में गए जहां युद्ध चल रहा है। क्या मकसद था उनका आने का? और जो ये हमला हुआ जिसकी वजह से पूरी बातचीत डिरेल होती हुई दिख रही, बातचीत तो पता नहीं होती कि नहीं होती, मकसद तो आप ही बताएंगे, लेकिन जो कुछ भी हो सकता था वो डिरेल होता हुआ दिख रहा है। क्या ये इनको अंदेशा नहीं था? ये तो बहुत ही हम लोग कॉमन सेंस के लिए सोचते थे कि अगर कोई, मान लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं और वहां कोई ऐसा हादसा हो जाए तो इसका क्या मैसेज लेके जाएंगे वो। एग्जैक्टली वही हो ही गया। देखिए, आशंका सही थी। देखिए, आशंका हो सकती है, क्योंकि जब युद्ध के क्षेत्र में आप जा रहे हैं, रण क्षेत्र में जा रहे हैं, तो इस तरह की संभावना तो
होगी होगी ही, लेकिन अभी ये हमें पता नहीं है कि ये हमला किसने किया। अरब वर्ल्ड तो यही मानता है और बहुत सारे दुनिया के लोग ये मानते हैं कि इजराइल ने किया है, लेकिन इजराइल तो इससे इनकार करता है और इजराइल के पक्ष बाइडन स्वीकार करते हुए दिखते हैं। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि जो भी युद्ध में, जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में कि ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी इन वॉर, तो जो सच क्या है ये हमें पता नहीं है, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। लेकिन सच बात जो ये तो इससे तो कोई इंकार नहीं कर सकता कि सैकड़ों की तादाद में लोग मरे हैं और वो बहुत भयानक हमला था, उसके लिए कोई भी जिम्मेदार है। तो ये जो है इस हमले की आशंका, जैसा कि आपने पूछा, ये इस बड़े हमले की आशंका लेकर वो नहीं आए थे। उनको लगता था कि इस तरह की कुछ घटना हो सकती है, लेकिन इतना बड़ा होगा, इससे भी जो है कुछ लोगों को ये सवाल उठाना होगा कि क्या ये बाइडन की यात्रा को प्रभावित करने के लिए क्या ये बम विस्फोट किया गया जिसमें इतने बड़े संख्या में लोग मरे। तो लेकिन ये हम कह नहीं सकते, लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि ये, क्योंकि इसका फायदा किसको हो रहा है? इसका फायदा तो इजराइल को नहीं हो रहा, इसमें इसका फायदा अमेरिका की कूटनीति को नहीं हो रहा, इसका फायदा तो दूसरे पक्ष को ही होता हुआ दिखेगा, क्योंकि अरब वर्ल्ड की ही नहीं पूरी दुनिया की सहानुभूति इस समय फिलिस्तीनी लोगों के साथ है, जो कि गाजा में इस समय बुरी हालत में है। कमर साहब, ये जो हमला हुआ इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन इससे ये ऐसा लगता है कि इस पूरे इलाके में तनाव और बढ़ाने के लिए हो सकता है इस्तेमाल किया गया हो। ये मेरा प्रश्न है, मुझे नहीं पता कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद जो हो रहा है उससे लगता है कि ये प्रश्न बड़ा वाजिब बनता है कि उस पूरी बातचीत हो सकती थी या नहीं हो सकती थी, या रोकने के प्रयास हो सकते थे, उसको डिरेल कर दिया गया है। किसने गिराया ये सवाल तो अभी रिलेवेंट हो गया, अब तो हो गया है, अब उसके आगे का है। क्या आपका क्या असेसमेंट है कमर साहब? देखिए, कौशिक साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई, उनके बहुत से पॉइंट्स बहुत वैलिड हैं, ज्यादातर शायद ही एक उनका काफी पुराना अनुभव भी है इस क्षेत्र से, बीबीसी के समय से। मेरा कहने का मतलब ये है कि आने से पहले उन्हीं ने जरूर बातचीत की होगी जॉर्डन के किंग से और इजिप्ट के गवर्नमेंट से, वो दोनों राजी रहे होंगे, उनसे मिलने पर तय हुआ होगा। मगर ये है कि इस समय जो जॉर्डन की हालत इतनी ज्यादा, और तमाम अरब देशों में जिस तरह के डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, जिस तरह के आक्रोश है जनता के बीच में, इन लोगों को अपनी गद्दी का भी खतरा है। इनको ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो ना हो कि इंतिफादा, दोबारा से एक इंतिफादा खड़ा हो जाए। अभी तो वो इजराइल के खिलाफ है, और अगर वो कोई बहुत ज्यादा ऐसा स्टेप्स लेते हैं, ऐसे कदम उठाते हैं जिससे इजराइल को फायदा होता है, जैसा पहले वो कर देते थे थोड़ी बहुत मदद, लेकिन ये कि अब अगर वो करेंगे तो उनके खिलाफ भी डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, उस गवर्नमेंट के खिलाफ भी। तो ये जो आक्रोश है वो सारी जगहों पे है, जिनको इस वक्त जो सब, एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ जो, अच्छा, ये सभी देश वो देश हैं जो कि बहुत घनिष्ठ मित्र हैं अमेरिका के, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, जॉर्डन हो या इजिप्ट हो, ये सब के सब बहुत घनिष्ठ मित्र हैं और बड़े स्पेशल रिलेशन हैं। यही नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया को तो अमेरिका जो है उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है बगैर उनके, और सब कुछ है। लेकिन ये कि पिछले कुछ समय से लगातार दूरियां भी बढ़ती चली जा रही हैं सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच में। इस समय ये जो हालात हैं वो खराब हैं। मैं समझता हूँ कि यही एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से इन देशों के किंग अब्दुल्ला और प्रेसिडेंट सीसी ने मिलने से इनकार कर दिया और वो मीटिंग कैंसिल हो गई। मैं समझता हूँ अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा होगा। उन्होंने कभी इस बात को सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो उनके खास मित्र हैं वो उनसे मिलने से इनकार कर दें। देखिए जिस तरह की रिपोर्ट्स अरब देशों से आ रही हैं, और यही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों में भी जिस प्रकार के डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, उनको ये लगता है कि इस समय बात करना ठीक नहीं है, इसलिए कि बात करने से मसला नहीं हल होने जा रहा। कुछ उनको फिलिस्तीन को इजराइल कोई कंसेशन देने पे। अगर सर ये जो बात ईरान ने कही है, ओआईसी के लिए एक आह्वान टाइप का किया है कि आप इजराइल का बहिष्कार करें, उसके साथ व्यापार न करें, उनके राजदूतों को निकाल दें, उसके साथ तेल का लेन देन न करें, क्या ईरान को ये आशंका है कि इस लपेटे में वो भी निपटा दिए जा सकते हैं
क्वेश्चन मार्क है, इसलिए वो आगे बढ़ बढ़ के इस तरीके के बयान दे रहे हैं। अदरवाइज इसको शांत करने की बजाय आप पूरी एक क्लैरियन कॉल दे रहे हैं वहां पे, इसका क्या मतलब है? देखिए, ईरान का तो नॉन स्टैंड है, वो इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। नंबर वन, वो मानते ही नहीं। वो तो कहते हैं कि ये तो एक आउटपोस्ट है वेस्टर्न नेशन की, वहां पे इसका जब तक रहेगी इससे टेंशन ही अरब वर्ल्ड में रहेगा, डिवीजन रहेगा, और इसके वो पूरी तरह से खिलाफ है। और दूसरी बात ये कि वो इस तरह की वॉर में जो इस समय चल रही है वो उसमें खुल के हमास का साथ दे रहे हैं। अभी तक किसी और देश ने हमास का साथ खुल के नहीं दिया है, लेकिन ईरान खुल के उनका साथ दे रहे हैं। हिजबुल्लाह जो उनकी एलाई हैं इस क्षेत्र में, वो भी उनके साथ हैं। और इस समय ईरान की अच्छी छवि अरब देशों में भी नजर आ रही है। मुस्लिम कम्युनिटी में वहाँ के खास तौर से काफी प्रेशर उसकी वजह से और ज्यादा अरब देशों के ऊपर बन रहा है। आम जनता में मैंने कई जगह बात की, उनका यही कहना था कि भाई ईरान अकेला देश है जो हम लोगों को खुल के सपोर्ट कर रहा है, बाकी कोई देश इस तरह के नहीं आए। कतर में भी तो है, इस्माइल कतर में ही तो है जो हमास के नेता है, तो कतर को आप मान के चलिए वो भी उसमें शामिल है। वो है जरूर, लेकिन इस तरह से खुल के बाइकआउट कर दो और पूरा इजराइल का बहिष्कार कर दो, वो इस तरह नहीं मानते। वो सिर्फ 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं। वो उनके बड़े घनिष्ठ संबंध अमेरिका से भी हैं। वो ओस्लो अकॉर्ड पे उनका विश्वास है, जो अरब लीग का रेजोल्यूशन है उस पे। और अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज्यादा कोई अहमियत है भी नहीं, इसमें तो 4-5 देशों की नहीं। तो अगर सर कतर के पास अगर वो आदमी बैठा हुआ है जो ड्राइव कर रहा है, तो उसके अब मसला वहां फंस रहा है कि मेरे आदमी 200 छोड़ दो तो हम लोग रुक सकते हैं। तो एक पहल वहां से हो सकती है कतर के ऊपर, कतर दबाव बनाए कि आप उनके बंधकों को छोड़िए। नहीं, इस वक्त कोई किस पोजीशन में नहीं है कि भाई हस्तक्षेप करे इस मसले पे, इसलिए कि पब्लिक ओपिनियन हर जगह बहुत खराब है। उनको अपनी ओपिनियन, अपनी छवि बनाए रखने का प्रयास हो रहा है। सऊदी अरेबिया ने तो एक दो बार इस तरह के वहां के लोगों ने मेंशन भी किया कि कहीं ऐसा ना हो कि सेकेंड इंतफादा ना हो। सऊदी अरेबिया इस वक्त सोशल स्कीम्स के लिए कई $बिलियन उन्हीं ने आम पब्लिक को बांटने का फैसला कर रखा है, देने का, ताकि पब्लिक खुश रहे, जैसा कि उन्होंने इससे पहले भी कर चुके हैं। तो वो तो अगर ये लॉजिक से हम लोग चलेंगे, तब फिर ये बात मैं कह रहा हूं कि हमास और इजराइल के बीच की लड़ाई नहीं है। फिर तो हमें इसको डिफरेंट एंगल से देखना पड़ेगा। फिर ये विचारधारा की लड़ाई नहीं, तो फिर गलत, फिर हम लोग इन द सेंस कि जो लोग इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत प्रयास कर रहे हैं कि हमास और इसके बीच में कुछ टाई अप हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर हो सकता है कि 4-6 दिन के बाद हालात बदल जाएं। ये सब अरब मित्र देश हैं, ये अमेरिका को नहीं अबेंडन कर सकते। इनके संबंध हैं इजराइल से बड़े घनिष्ठ सबके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इस समय की जो स्थिति है, जो अभी फॉरेन स्थिति है, उसको देखते तरह के डिसीजन ले रहे हैं। इस तरह की पहले भी हो चुका है कि थोड़ा सा टफ रेजोल्यूशंस आए, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको उन्हीं ने मेलो डाउन कर। जी पिनाक सर, ईरान ये कह रहा है या इस्लामिक देश ये कह रहे हैं, ईरान को ही क्यों बार बार कहें, सब जितने हैं वहाँ के, जॉर्डन हो, इजिप्ट हो, टर्की हो, यमन हो और लेबनान हो, सीरिया हो, या उस इलाके के जितने देश हैं इस्लामिक कंट्रीज़, वो ये कह रहे हैं कि इजराइल अमेरिका की शह पर ये कर रहा है और अमेरिका उसको इस बात के लिए बढ़ावा दे रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले जो बाइडन का ट्वीट है, वो तो मतलब कह ही रहे कि हम इजराइल के साथ अंतिम सांस तक खुल के खड़े हैं और उसको अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। इस आरोप के आलोक में जो कुछ हो रहा है वहाँ पे, ये एक बहुत टफ टाइम अमेरिका के लिए और इस्लामिक कंट्रीज़ के लिए हो गया है। आप इसको देखते हैं कि ये एस्केलेशन यहाँ नहीं रुकने वाला, क्योंकि अब तो कॉर्नर कर दिया आपने अमेरिका को भी। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो बहुत चल रही हैं, किसने क्या किया, पर एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि जब बाइडन ने डिसाइड किया कि वो आएंगे मॉरल सपोर्ट देने के लिए, हथियार वगैरह तो खैर वो दे ही रहे हैं, कैरियर ग्रुप भी उन्होंने स्टेशन कर दिया है, तो क्या ये इजराइल के हित में था कि इस हॉस्पिटल को वो बॉम्ब करें? सर ये कैसे मालूम कि इजराइल ने किया है? वही तो मैं पूछ रहा हूं। जो आरोप लग रहे हैं इजराइल पे, मैं उस पे सवाल उठा रहा हूं। क्या इजराइल को इससे फायदा हुआ? मुझे तो नहीं लगता कि इजराइल को इससे फायदा हुआ। तो वो
तो एक तो क्वेश्चन मार्क ये मैं लगाना चाहता हूं कि इजराइल को अगर फायदा नहीं हुआ तो वो अस्पताल को क्यों बॉम्ब करेंगे। एनीवे, जो भी है, इजराइल का तो एक नैरेटिव आया है, सबूत भी उन्होंने कुछ पेश किए हैं और उधर से कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो इजराइल ने बॉम्ब किया। एनीवे, ये एक चीज है। ईरान जो है उसका तो हमें पता है, बहुत सालों से वो हिजबुल्लाह और हमास को मदद देता रहा है, माली मदद और फिर वेपन्स, ट्रेनिंग वगैरह। वैसे एक बड़ी इसमें दिलचस्प बात ये भी है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, कि कतर में जो हमास के लीडर बैठे हैं वो, उनको छत्रछाया है इनका सबका, इजराइल का। इजराइल और अमेरिका दोनों कतर को इस्तेमाल करते हैं हमास को कब्जे में रखने के लिए, या हमास को पैसे देने के लिए भी वो भी कतर से ही जाता है। हमास को जितना पैसा जाता है, जो इंटरनेशनल एजेंसीज वगैरह हैं उनके भी पैसे हमास दोहा के माध्यम से जाते हैं। एक इजराइल का, और मैं कहूंगा बेंजामिन नेतन्याहू का एक मकसद ये था कि हमास और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी में जो दरार है, जो क्लीवेज है, उसको बनाए रखे। इसीलिए उन्होंने हमास को थोड़ा बहुत सपोर्ट भी किया है। पर हमास को क्यों फिर ऐसी नौबत आ गई कि इस स्टेटस को वो बिगाड़े? मेरे विचार में दो कारण हो सकते हैं। एक तो एक डर हो उनमें आगे घुस रहा था कि सऊदी अरेबिया अगर इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर ले तो बाकी सारे मुस्लिम देश जो है वो भी उसी रास्ते पे चल पड़े, और ये उनको बहुत फिक्र था। फिर हमारा जो पैलेस्टीनियन का मुद्दा है वो तो एजेंडा से ही बाहर चला जाएगा। फिर अरब देश है, मुस्लिम देश है, वो हमको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये मौका है कि उसको फिर इंटरनेशनल एजेंडा या इंटरनेशनल स्तर पे लाया। दूसरा, वो जो इसका उसी का एक कोलैटरल वो है कि वो जो इब्राहिम अकॉर्ड्स हुए थे, उन्होंने देखा कि ये अरब देश तो नॉर्मलाइजेशन के रास्ते पे चल पड़े, तो ये उनको एक बहुत बड़ा फिक्र। और इसीलिए मैं समझता हूं ये ईरान को भी बहुत बड़ा फिक्र था, क्योंकि ईरान और हमास का जो आइडियोलॉजिकल कनेक्टिविटी है वो है कि इजराइल को खत्म कर दिया जाए। ऑल्दो हमास ने 2019 में थोड़ा वो रोल बैक किया था, उन्होंने कहा था कि नहीं, हम 2 स्टेट सोल्यूशन राजी है, पर उनकी कुछ डिमांड्स थी उसमें कि इस जेरूसलम को कैपिटल होना चाहिए, सारे जो पैलेस्टीनियन एक्साइल में है उनको वापसी का हक होना चाहिए, और जो प्री 1967 बॉर्डर्स है उसको हम मानेंगे। ये उन्होंने कहा था, ये बात सही है। तो इसमें ईरान को भी फिक्र हो रहा था कि इस्लामिक वर्ल्ड में अगर सऊदी अरेबिया इजराइल की तरफ झुकता है और अमेरिका की तरफ झुकता है, अमेरिका का तो खैर एलाई है ही है, तो वो और भी थोड़ा बहुत आइसोलेट होंगे जी। और सऊदी अरेबिया को फिक्र ये है कि ईरान एटमी बम बना रहा है, तो इसीलिए सऊदी अरेबिया अमेरिकन और इजरायली के साथ हाथ मिलाना चाहता है, एक सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बनाना चाहता है। तो ये सारी चीजें मिलके मुझे लगता है हमास इज एन इंस्ट्रूमेंट। हमास ने, मुझे लगता नहीं कि ये खुद अपनी तरफ से किया है, उनको बताया गया है कि ये सारे रीजन है, और उसमें उनकी मैं समझता हूँ वो शेयर करते हैं इस थॉट को कि अभी नहीं करेंगे तो हमारा जो स्ट्रगल है वो खत्म हो। उनको यूज कर लिया गया, ईरान ने कर लिया यूज, लगता तो मुझे। जी सर आपके पास आ रहा हूं। पिनाक सर ने 2-3 बातें कही, वो अपने आप में एक सवाल है, जैसे कि इजराइल खुद क्यों ये हमला करेगा जिस समय बाइडन आ रहे हैं। ये तो हो सकता है कूटनीति की गहरी कूट हमको समझ में नहीं आ रही, लेकिन कॉमन सेंसिकल चीज तो वो नहीं करेगा। हमास के लिए बिल्कुल स्ट्रेटजिक फिट बैठता है कि वो हमला करे अस्पताल पे, जिससे माहौल ख़राब हो और बातचीत का कोई रास्ता बन न पाए, और वो ऐसा हो गया। अब ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, मुझे नहीं पता क्या है। दूसरी बात जो अभी कही पिनाक सर ने कि कतर,
इवन इजराइल, ये सारे लोग उस अब्राहमिकल अकॉर्ड के थ्रू नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में, जिसमें बहरीन भी शामिल है, सऊदी अरब भी शामिल है, अगर ये इतनी बड़ी स्ट्रेटजी को डिरेल करने की कोशिश वाया हमस ईरान कर रहा है, तो ये जो इतने बड़े बड़े धुरंधर देश है, पहले दिन इसको सप्रेस कर देते ना कि नहीं सिर्फ हमास तक है, वहीं तक रहेगा। फिर ये ओआईसी की क्लैरियन कॉल, सारे देश एकजुट हो रहे हैं, सब उसके साथ खड़े हो रहे हैं और पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट रहे हैं, ये थ्योरी मुझे समझ में नहीं आती। तीसरी बात ये है कि अगर ईरान को इतना ज़्यादा भाव मिल रहा था वहाँ से, पब्लिक के या तमाम चीज़ों से, सेंटिमेंट से वो प्ले कर रहे थे, तो ये बात इनको नहीं मालूम थी, सऊदी अरब को नहीं मालूम थी, इजराइल को नहीं मालूम थी, अमेरिका को नहीं मालूम थी, तो किस बात की आप बातचीत रिकॉर्ड कर रहे थे? कौन सा नॉर्मलाइजेशन आपका चल रहा था जब आपको ग्राउंड रियलिटी नहीं मालूम है? तो सर आपकी क्या व्याख्या है इस पूरे मसले पर? बहुत सी अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थियरीज की आज हम बात कर रहे हैं। हाँ। मोटे तौर पे जो सबसे पहला सवाल है कि इस अस्पताल पर हमले से किसको ज्यादा फायदा हो सकता है। आप देखिए, हमेशा जितनी भी युद्ध हुए हैं अरब इजरायली इक्वेशंस को लेकर, उसमें ज्यादातर इजराइल का पलड़ा भारी रहा है, और खासकर फिलिस्तीनी लोगों की जब बात करते हैं तो इजराइल का पलड़ा हमेशा से बहुत भारी रहा है। ये शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि हमास ने एक बहुत ही बड़ा हमला किया, जिसमें अब कहा जा रहा है कि 1400 या 1500 इजरायली जो हैं वो जान गंवा चुके हैं। तो एक तो ये नुकसान हुआ इजराइल का, जो पहले कभी नहीं हुआ और शायद सोचा भी नहीं था इजराइल ने कि कैसा उसके साथ हो सकता है। उसके साथ साथ इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय छवि जो थी कि वो बहुत चौकस रहता है, उनके अपने नागरिकों की सुरक्षा का बहुत ध्यान रखते हैं, वो उस पर इतनी बड़ी चोट लगी है मुझे लगता है इजराइल को। और अब जब पहली बार राष्ट्रपति जो बाइडेन आ रहे थे और ऐसा उम्मीद थी कि जॉर्डन में शायद इजिप्ट, जॉर्डन और पैलेस्टाइन अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनसे बातचीत होगी, शायद किसी तरीके से डी एस्केलेशन का अध्याय शुरू हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इस हालात में, जबकि बार बार इजराइल कह चुका है कि वो हमास को सबक सिखाएगा, जड़ से उखाड़ देगा, खत्म कर देगा हमेशा के लिए, तो अभी यदि युद्ध विराम होता है तो शायद इजराइल को नहीं मिलेगा अपना बदला लेने का, उस तरह से हमास को नुकसान पहुंचाने का। ये तो पहली बात कि शायद इसलिए कुछ लोग जैसे कह रहे हैं कि हमास को फायदा हो सकता है, इजराइल को भी मुझे लगता है इसमें सीधा फायदा होता है कि यदि बातचीत ना हो, युद्ध विराम ना हो। उसके साथ आपने पूछा कि जो बाइडेन, पहले उनके विदेश सचिव 2 बार आ चुके हैं, अब जो बाइडेन खुद यहाँ आए हैं और इतनी जोर शोर से वो इजराइल की तरफ अपना समर्थन दिखा रहे हैं, उसको आप देखें कि ये भी एक एक्सप्लेनेशन है कि जो बाइडेन के लिए अभी चुनाव शुरू होने वाले हैं वहां के। और आप यूक्रेन युद्ध में देखें कि एक तरह से फटीग नजर आ रही है पश्चिमी देशों में, खासकर अमेरिका में। वहां की कांग्रेस अब कोई और पैसे लगाने नहीं चाहती यूक्रेन युद्ध में। रिपब्लिकन्स, डोनाल्ड ट्रंप खुद कह चुके हैं कि यूक्रेन युद्ध में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको कोई निवेश नहीं करना चाहिए वहां। तो क्योंकि रिपब्लिकन्स का जो रवैया इजराइल को लेकर है वो बहुत अलग है, तो अब देखें आज यही बात हो है कि इजराइल और यूक्रेन को मिलाकर एक $100 अरब डॉलर का पैकेज बनाना चाहते हैं जो बाइडेन। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी विदेश नीति में जो खटास और रुकावट आती नजर आ रही है, उसके चलते भी ये उनकी अंदरूनी राजनीति की वजह से जरूरत है कि जो बाइडेन आज इजराइल आए युद्ध के दौरान और इस तरह की वो जबरदस्त समर्थन इजराइल के लिए पेश करें। हाँ, दूरंगामी उसके नुकसान हो सकता है कि जैसे आपने कहा कि काफी अरब देशों की जो आवाज है वो धीरे धीरे फिलिस्तीनी लोगों के साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है, हमास के साथ थोड़ा उतनी ना भी जुड़े। तो जो एक तरह से बड़ा गल्फ जो ब्रेक नजर आ रहा है कि कई लोग कह रहे हैं कि क्या ये ईरान और अमेरिका का प्रॉक्सी वॉर बनने वाला है, और क्या फिर अरब देश एक तरफ और इजराइल और अमेरिका दूसरी तरफ होने वाले हैं। तो इसमें अमेरिका की अंदरूनी राजनीति, इजराइल का अपना अंदरूनी राजनीति, आप देखें कि 14 अक्टूबर को वहां की संसद का इजराइल में अधिवेशन होने वाला था। नेतन्याहू जा सकते थे प्रधानमंत्री के ओहदे से, अब कोई वैसी बात नहीं हो रही, अब वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। तो कई तरह से तो देखा जा रहा है कि अस्पताल पर अटैक होने से
किस किस को फायदा हो सकता है, इसकी अलग अलग एक तरह से परिभाषाएं हैं, अलग अलग व्याख्याएं और परिभाषा इसमें। सर से मैं आपके पास तुरंत आता हूँ वापस, एक सवाल मैं आगाही से और लेना चाहता हूँ। अगर सर ये जो परिस्थिति अब बन गई है, क्या ये माना जाए, ये डर होना चाहिए या पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को, ये युद्ध अब बहुत बड़ा रूप ले सकता है, ऐसी शंका है क्या आपको? ऐसी शंका है। अगर हिजबुल्लाह ज्वाइन करता है, कर लिया सर उसने, कर तो रहा है वो, नहीं छुटपुट कर ही रहा है तरीके से, अभी तो बहुत झुटपुट हो रहा है। अगर वो आ जाते हैं खुल के पूरी तरीके से, वो बॉर्डर जैसे हो पहले किया था उस तरह का होता है, तब बड़ी शंका बन सकती है। और दूसरे इजराइल ने भी कहा है कि वो जो है इस तरह की जो गतिविधियां हो रही हैं, पहले कहा था उन्होंने, उसको वो चाहेगा कि ये जितने आतंकवादी संगठन जिनको वो कहता है, खासतौर से हिजबुल्लाह, शिया मलेशियाज, और फिर उसके अलावा जो वो है हूती रिबल्स या सीरिया के अंदर जो ग्रुप से बैठे हुए हैं वहां पे एंटी इजराइल, उनको उसका मानना ये है कि ये सब एक रिंग ऑफ फायर है इजराइल के चारों तरफ और इसको खत्म होना चाहिए। और आर पार की बात वो काफी समय से कर रहे थे, और ये भी कह रहे थे कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है हम उसको ध्वस्त करेंगे। अगर अमेरिका हमारे साथ है तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो हम अकेले जाके करेंगे। खतरे बहुत हैं इसके फैलने के, और डर इसी बात का है। और दूसरी एक चीज और मैं छोटी सी कहना चाह रहा था, अमेरिका का इन्फ्लुएंस इस क्षेत्र में काफी कम हो चुका है। सऊदी अरेबिया ने पिछले काफी समय से, खासतौर से जब से यूक्रेन वार हुई है, बड़ा इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट कर ली है। वो बहुत ज्यादा बात करने लगे हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। फिर उसके अलावा उन्हीं ने कंडेम भी नहीं किया रशियन एग्रेशन को वहां पे यूक्रेन में। इसके अलावा बाइडेन बहुत नाराज हैं कि उन्हीं ने चाइना से जो डीडॉलराइजेशन यानी रुपए और रियाल युआन में जो डील की है, और दूसरे देशों से भी करने जा रहे हैं। उन्हीं ने ब्रिक्स की मेंबरशिप ले ली, और वो बार बार एक शर्त को दोहराते हैं अब्राहम अकॉर्ड में आने से भी पहले कि वो इंडिपेंडेंट सॉवरेन पैलेस्टीनियन स्टेट उन्हें चाहिए। इस तरह की जो बातें हो रही हैं उससे अमेरिकन काफी नाराज भी नजर आते हैं। लेकिन वो ये नहीं है कि वो अमेरिका को बिल्कुल डिस्कार्ड कर देंगे। अमेरिकन सिक्योरिटी की उनको जरूरत है, अमेरिकन चीजों की है। वो अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी भी हो सकता है बढ़ा रहे हो, लेकिन ब्रिक्स को तो ज्वाइन कर रहे हैं, जो एक जो बैक्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है उसके विपक्ष है। ओके, ये कॉन्टेक्स्ट। एक और थ्योरी देखिए यहाँ पे, जितनी बात करो उतने तरीके निकल रहे हैं कि अमेरिका का अगर थोड़ा रसूख इधर कम हो रहा है तो मेरे को सेटल भी करना है और अपनी धमक फिर से बनानी। सर इसी कॉन्टेक्स्ट में एक सवाल आपसे और है, फिर मैं आपके पास आता हूँ। कौशिक सर, आपने एक बात कही कि इस वॉर को अगर प्रोलॉन्ग कर दिया जाए तो किसका लाभ होगा। तो अब इसमें मान लीजिए बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो चल रही हैं, उसमें क्या ये भी हो सकता है कि ये सब कुछ एक बड़े प्लान के तहत हो रहा है, या फिर ये आउट ऑफ हैंड है कि अब किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें हाथ से निकल गई हैं। जिस तरीके से बिहेव हो रहा अलग अलग कंट्रीज़ में, सड़कों पे भी हो रहा है, तो वो वाली ज़्यादा समझ में आती है बात, या इस बात में समझ में आती है कि तरह तरह की थ्योरीज को अगर आप मिलाएं तो बायलैटरल ट्रेड हो रहे थे, अपनी करेंसी में ट्रेड हो रहे थे, चीन का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, फिर वो एक कॉरिडोर बन रहा है, उसका भी पता नहीं कितनी दर्जनों थ्योरीज चल रही हैं। ये प्लान्ड है या चीज़ें हाथ से निकल गई हैं और अब एक बड़े युद्ध की आशंका है, जो बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है मेरा। फिलहाल तो देखने में यही लगता है कि चीजें हाथ से निकल गई हैं, क्योंकि जिस तरह से हमास ने इतना बड़ा नुकसान इजराइल को पहुंचाया है, जाहिर है कि इसकी खबर इजराइल को नहीं थी, इसीलिए इतना बड़ा नुकसान हो पाया। जैसे कमर आगा कह रहे थे कि हाँ, इसके बड़े युद्ध के स्वरूप में उभरने की आशंका है और ऐसा हो भी सकता है। और यदि तनाव आप देखें कि मध्य पूर्व एशिया में बढ़ता है, वेस्ट एशिया में और तनाव बनता है, तो उसका सबसे पहला फायदा तो अमेरिका को है कि उनको विश्व में अपना नेतृत्व बनाने में शायद और मौका मिलेगा, और खासकर अपने हथियारों का निर्यात करने में। खासकर मुझे लगता है कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है उसको और फायदा होगा, और उसकी वजह से शायद अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था में थोड़ा वृद्धि दर और बेहतर हो सकता है, और उनका प्रभाव भी विश्व स्तर पर बढ़ सकता है। हाँ, उसका खामियाजा जो है, उसका नुकसान जो है वो
क्षेत्र के लोगों को, खासकर गरीब लोगों को, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको उठाना पड़ेगा। बड़े नेताओं को अलग अलग तरह से उसमें फायदा होगा। जब भी तनाव बढ़ता है तो एक तरह से जो राष्ट्रवाद है वो बढ़ता है और नेताओं को और भी अपनी जो पकड़ है राजनीति पे और अच्छे से बनाने का मौका मिलता है। हाँ, इसमें चीन का ध्यान रखें आप कि चीन का अभी तक जो रवैया है, उन्होंने अभी हमस को क्रिटिसाइज नहीं किया है। चीन ने, उन्होंने केवल ये कहा कि दोनों तरफ से जो है वो अंकुश लगाने की जरूरत है, हिंसा पर रोक लगनी चाहिए वगैरह वगैरह। भारत के प्रधानमंत्री ने भी शुरू में कहा कि हमस का जो आतंकी हमला है उसका नुकसान इजराइल का हुआ है और वो भारत को मान्य नहीं है। पर यहाँ भी आवाजें धीरे धीरे बदलती हुई नजर आती हैं। पूरे विश्व में आप देखें कि आज यूके के जो विदेश सचिव हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये अस्पताल पर जो अटैक हुआ है उस पर बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए कि आप किसी को भी एट्रीब्यूट कर दें। यदि उसमें कहीं गलती हो जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जो एक अलग आवाज है अमेरिकन राष्ट्रपति के बात करने के तरीके से, जो खुद सबसे पहले बढ़कर कह रहे हैं कि हाँ, ये इसमें इजराइल शामिल नहीं है, इसमें दूसरी पार्टी का हाथ है। जाहिर है कि वो हमस की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो बहुत से देशों में आपस में ही तालमेल देखें बिगड़ता हुआ, पश्चिमी देशों में तालमेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिर उसके साथ आप देखें आवाजें जिस तरह से सऊदी अरेबिया से, इजिप्ट से आ रही हैं, उसमें भी फर्क नजर आता है। तो चीजें और उलझती हुई नजर आ रही हैं और उलझने से सर ये देखिए, इसमें जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है उसने क्लीन चिट दी है और ऑफिशियली दी है। नरेश कौशिक जी, इस तनाव की आहट यूरोप में सुनाई दे रही है, आपके देश में सुनाई दे रही है। फ्रांस के तो राष्ट्रपति कह ही चुके हैं कि इस्लामिक आतंकवाद यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अमेरिका भी जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई दिख रही है। कुछ स्ट्रेटजिक प्लेयर अपने अपने हिसाब से अब उस कैंप को शामिल हो रहे हैं। क्या ये एक बड़े युद्ध की आहट है? मैं बहुत खुल के पूछ रहा हूँ, अब वो चाहे तो मैं वो शब्द भी बोल दूं, क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं क्या? देखिए, खतरा तो है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अभी ऐसा होगा, क्योंकि इस समय जो अमेरिका, जो कि इस समय दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और जिसको वो पश्चिमी देश कहते हैं लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ये जो है बहुत बड़े लेवल पर ये फैले और ये किसी तरह से इसका और विस्तार हो इस टेंशन का। और मैं इस मामले में प्रोफेसर साहब से थोड़ा असहमत हूं कि इससे अमेरिका को कोई फायदा होगा। अमेरिका के लिए तो ये बहुत ही खराब समय पर हुआ है। दरअसल ये जो हमला हुआ है, जो कि शुरुआत जिसकी हमास ने की है, जो जितना बड़ा ये हमला था, जो कि होलोकॉस्ट के बाद से सबसे बड़ा हमला इजराइल पर ही नहीं, यहूदियों पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। ये हमला ये खाली हमास ने अपने आप किया हो, ये कोई मानने को तैयार नहीं है। ये हमला ईरान ने हिजबुल्लाह के साथ मिलकर, ये ऐसा माना जाता है कि ये प्लान किया है, क्योंकि इससे वो चाहता था कि ये जो अब्राहमिक जो अकॉर्ड्स हो रहे हैं सऊदी अरेबिया, अब से 2-3 महीने पहले तक तो यही लग रहा था कि वो इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान्य कर लेगा, जो ईरान उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। तो ईरान कुछ ऐसा बड़ा करना चाहता था और वो डायरेक्टली नहीं करना चाहता, तो वो उसने हमास को भड़काया। और हमास तो देखिए आप, ये इस तरह की रिपोर्टें हैं, लेकिन कोई ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि पश्चिमी देश हमास को समर्थन देते हैं फाइनेंशियली। ये तो ईरान समर्थन देता है, और हिजबुल्लाह को भी और उसको भी, और जो इस्लामिक जिहाद जो दूसरा ग्रुप है जिसके ऊपर इजराइल ने आरोप लगाया कि कल का जो हमला हुआ है इस्लामिक जिहाद ने किया था, हालांकि इस्लामिक जिहाद ने भी उससे इनकार किया है। तो अगर ये होता है तो इस समय ये, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि हिजबुल्लाह इसमें कूदेगा। अभी तक ये बॉर्डर पर स्क्रमिशेस हो रहे हैं, कोई हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में अभी कोई लड़ाई शुरू नहीं हुई है।
और वो इजराइल, आप ये मान के चलिए कि हिजबुल्लाह बहुत ताकतवर है, 1 से 1.5 लाख के करीब मिसाइल उनके पास हैं। इसके अलावा उनके पास में कुछ ऐसे मिसाइल हैं जिसमें 500 किलोग्राम वाला वजन वाला बम और 300 किलोमीटर तक वो जा सकता है। यानी पूरे इजराइल को वो अपने समेट सकता है अपने हमले में, अगर हिजबुल्लाह पूरी तरह से इस लड़ाई में कूदे। तो ऐसा लगता है कि अगर हिजबुल्लाह इस लड़ाई में पूरी तरह से कूदता है तो तब कूदेगा जब इजराइल एक पूरी तरह से अपना ग्राउंड ऑफेंसिव पर अंदर उसमें घुस जाएगा, गाजा के अंदर, और उस समय उसकी आधी के करीब सेना उसमें जूझ रही होंगी और उस समय वो दूसरा फ्रंट पूरी तरह से हिजबुल्लाह खोलेगा। लेकिन तो एक तरह से 2 तरफ की लड़ाई होगी और तीसरी लड़ाई वहां तीसरा फ्रंट हो सकता है वो ईरान वाला नहीं, मुझे लगता है सीरिया वाला हो सकता है, क्योंकि सीरिया में भी ईरान के समर्थन वाले बहुत से गुट वहां पर हैं और इस्लामिक जिहाद के भी कुछ फाइटर वहां पर सीरिया में हैं। तो वो ईरान जो है दरअसल ये पीछे से मैनेज करके इन पर करेगा। और अब जो अमेरिका ने जो 2 युद्ध जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो भेजे हैं और 2000 और सैनिक वहां भेज रहा है और पूरी तरह से ये बार बार ये चेतावनी दी जा रही है ईरान को कि आप इसमें मत कूदना, इसमें आपका नुकसान है, ये इसी तरह से किया जा रहा है कि ईरान इसमें शामिल ना हो। और अगर ईरान शामिल हुआ तो ये फिर जो है संकेत और आगे फैलने का है। तो फिर अमेरिका, आपको ये समझना चाहिए कि फिर इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका को फिर कूदना होगा। अगर अमेरिका उसमें कूदता है तो मुझे नहीं लगता कि चीन इसमें आएगा, लेकिन रशिया जो है, कौशिक सर, जिस तरीके की आपने बहुत इंटरेस्टिंग बातें रखी कि जिस तरह की बिसात बिछ रही है कि मान लीजिए वो गाजा के अंदर घुसे, इन्फेंट्री उनकी गई, तो आप उधर बिजी हो गए तो इधर नॉर्थ का फ्रंट खोल देगा हिजबुल्लाह, क्योंकि उसको ज़्यादा लीवे मिलेगा वहाँ से। फिर सीरिया की तरफ से भी हो सकता है, यानी सीरिया लेबनान में जो उनके ऑपरेटिव्स हैं ईरान के, वो इसमें काम में जुड़ जाएंगे। ये वाकई मतलब सुन के ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल है, और जिस तरह की परिस्थितियाँ वहाँ बन रही हैं, इसलिए ये सवाल मैंने पूछा था कि इसमें बहुत सारे प्लेयर अपनी अपनी पोजीशन जिस तरह से ले रहे हैं एकदम हठधर्मिता वाली, उससे लगता है कि ये एस्केलेट हो सकता है। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मैं ये भी पूछना चाहता हूँ पिनाक सर से कि सऊदी अरब जो उस इलाके का सबसे ताकतवर देश है, वो क्या रोल प्ले कर रहा है? अगर उसको अपनी बादशाहत तय करनी है और ईरान के साथ स्कोर सेटल करना है तो उसको रोल प्ले करना पड़ेगा, या मैं मान के चलूँ कि वो चाहता है कि यहाँ पे एक बार एक कुछ हो जाए, सारी स्ट्रक्चरिंग, फिर मेरी बादशाहत तय होगी दोबारा से। ब्रेक के बाद इस पर बातचीत करेंगे। आपका आवाज़ अड्डा में, और आज हम बातचीत करें जो इजराइल और हमास के बीच, गजा के बीच एक ज़बरदस्त संघर्ष और युद्ध जैसी स्थिति बनी है। और मैंने तो ये सवाल बहुत बोल्डली पूछ भी लिया कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है क्या, कि तनाव उसी लेवल का दिख रहा है। पिनाक सर, मैंने एक सवाल ब्रेक से पहले आपसे कहा था, मैं दोहरा देता हूँ। मुझे ये समझाइए कि उस इलाके का सबसे ताकतवर, संपन्न और नेता दादा टाइप का जो देश है सऊदी अरब, वो इस पूरे संघर्ष में या इस पूरे एस्केलेशन में क्या भूमिका अदा कर रहा है? वो तो कुछ उसका तो स्टैंड ही नहीं समझ में आता कि वो इस तरफ है कि उस तरफ है, सुलझाने के लिए है, क्या कर रहे हैं वो? पहली बात तो सऊदी अरेबिया इज नॉट द मोस्ट मिलिटरीली पावरफुल कंट्री इन दैट रीजन। अगर आप उसका मिलिटरी स्ट्रेंथ को देखें तो सऊदी अरेबिया इज नॉट द नंबर 1। आई थिंक इट इज ईरान विच इज नंबर 1 in terms of military strength। और उनकी जो इंडस्ट्रीज भी हैं, मिसाइल बनाती हैं, ड्रोन्स बनाती हैं, सऊदी अरेबिया कुछ नहीं बनाता। तो उस तरह से उसका डिपेंडेंसी जो है वो अमेरिका पर है या किसी और, चाइना पे है थोड़ा बहुत, वहां से शायद कुछ दे रहे हैं। तो मुझे लगता है सऊदी अरेबिया खुद ही एक दौर से गुजर रहा है जहां उनका जो क्राउन प्रिंस है और वर्चुअल रूलर है, वो MBS कहते हैं उसे, मोहम्मद बिन सुल्तान, मोहम्मद बिन सलमान, सॉरी, तो वो एक सोशल रेवोल्यूशन भी ला रहा है अपने देश में। मैं सऊदी अरेबिया में था 79 फ्रॉम 81 to 84। वो जो माहौल था, मैं आपको क्या बताऊं, वो तो खैर दूसरी बात है।
आज का माहौल जो है सऊदी अरेबिया में, उसमें बहुत अंतर है। आजकल लड़कियां बाहर जा रही हैं, नाइट क्लब्स बन रहे हैं, सिनेमा, पब्लिक सिनेमा हो गया है। हॉलीवुड बना है सर वहाँ पे, सॉरी, एक नया हॉलीवुड क्रिएट किया उन्होंने टूरिज्म के लिए, और बहुत कुछ हो रहा है। अगर आप फेसबुक में जाएं तो आप देखेंगे कि टूरिज्म का जो बढ़ावा वहां मिल रहा है, जिस तरह के एडवर्टिजमेंट्स आ रहे हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे जिस तरह के वो एडवर्टिजमेंट दे रहे हैं। या विजिट सऊदी अरेबिया, कई कई जगहों का है, कई जगह है सऊदी अरेबिया में देखने लायक, हिस्टोरिकल भी है या अच्छी, मतलब नाइस हिल स्टेशन टाइप्स भी है। बट सऊदी अरेबिया, मत भूलिए, यमन में भी वो उलझा हुआ है। अभी कोशिश चल रहा है कि वहां पे यमन का जो सिविल वॉर है उसमें सऊदी अरेबिया ने एक साइड लिया है, ईरान ने दूसरा साइड लिया है। तो ये जो तनाव है, ये जो कॉन्टेस्ट है, ये तो चल रहा है अभी। और उधर सऊदी अरेबिया एक सेक्टेरियन कॉन्टेस्ट भी है। शिया, ईरान शिया है, सऊदी अरेबिया सुन्नी है। पर एक चीज सऊदी अरेबिया के पास है जो ईरान के पास नहीं है, क्योंकि मक्का मदीना सऊदी अरेबिया में, तो दुनिया भर के जो मुस्लिम्स हैं वो उस तरफ देखते हैं और उनका सऊदी अरेबिया का एक लीड होता है। सऊदी अरेबिया भी थोड़ा अमेरिका से नाराज हो गया था, पर्टिकुलरली MBS अमेरिका से नाराज था, और खास तौर से प्रेसिडेंट बाइडेन से। जब बाइडेन ने अपने एक भाषण में कहा था जी कि मैं इसको, ये जो MBS है, इसको मैं एक इंटरनेशनल पराया करके छोड़ूंगा, मतलब धमकी दी थी। हाँ। वो उलझ गए थे, वो खशोगी के मर्डर में भी जो था एक्चुअली, तो वो एक फेज था कि जब अमेरिका और सऊदी अरेबिया के संबंध काफी हद तक खराब हो गए। फिर जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो सऊदी अरेबिया के पास बाइडेन को जाना पड़ा कि भाई ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाइए, ऑयल का दाम बढ़ रहा है, क्योंकि वहां से ऑयल वगैरह, बीज वगैरह नहीं आ रहा। तो वहां पे सऊदी अरेबिया फिर तब नहीं माना अमेरिका की बात। तो सर मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि सऊदी अरेबिया की हो सकता है कि सेना उतनी बड़ी ना हो, उतने टैंक उसके पास ना हो, लेकिन वो उस इलाके की पैसे के लिहाज से ऑयल कंट्रोल करते हैं, ओपेक के सबसे बड़े नेता हैं, वो एक पावर है, वो तय करते हैं कि किस तरीके की उस इलाके की पॉलिटिक्स चली, क्योंकि मनी पावर, इकोनॉमिक पावर सबसे बड़ी पावर होती है। हथियार तो आप अमेरिका से भी खरीद सकते हैं, उस लिहाज से उसको अपना एक रोल प्ले करना चाहिए। लेकिन आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया कि हो सकता है कि उनको भी अपनी बादशाहत फिर से स्टैब्लिश करनी हो, तो ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी चल रही है। नरेश जी, एक बहुत संक्षेप में और सीधा जवाब मुझे आपसे चाहिए। देखिए, एक चीज मैं बता दूं, आप सुन ले थोड़ा। सर बहुत संक्षेप रखिए जी। सऊदी अरेबिया का सबसे प्रायोरिटी ईरान है, जो कॉन्टेस्ट है ईरान से। पैलेस्टाइन इज नॉट देयर प्रायोरिटी एनी मोर, ये समझना बहुत जरूरी है। तो सर तो इनके फेवर में जाता है ना कि आपने उकसा दिया, अभी ईरान हल्का सा उधर उलझेगा तो अमेरिका निपटाएगा उसको, तो हमारा तो फायदा है। ये जो दौर है, इसमें ईरान ऊपर चला गया, क्योंकि ईरान ने मुसलमान देशों को आह्वान कर दिया कि ये आप ये करिए, जो भी करिए। सऊदी अरेबिया का अब्राहम अकॉर्ड्स में वो जुड़े थे, और वो उनके साथ उसमें शायद जुड़ने वाले थे। पिनाक सर, मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर सऊदी अरब को ये लग रहा है कि उनकी जो लीडरशिप है उस इलाके में वो चैलेंज्ड है, तो फिर ईरान को निपटाना जरूरी है। उसके लिए इतना बड़ा वितंडावाद खड़ा करो कि अमेरिका आए, भिड़े इनसे और इनको निपटाए। जैसे उसने इराक को खत्म किया वैसे इनको भी करेगा। वो इराक, अमेरिका वैसे ही चढ़ा बैठा हुआ है कि ईरान को किसी तरीके से सेट करना है अपना स्कोर। लेकिन नरेश जी, बहुत सीधा जवाब मुझे चाहिए। जो इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, क्या यूरोप में इस्लामी आतंकवाद का जबरदस्त खतरा बन चुका है? आप तो वहीं रहते हैं सर, यूरोप में ही। ये मुझे नहीं लगता कि इस तरह से ये उन्होंने जिस संदर्भ में कहा है वो मुझे लगता है कि उनका अपना वहां पर ये एक बड़ी समस्या है। मुझे नहीं लगता कि ये खासकर जो इस समय जो वहां हो रहा है मिडिल ईस्ट में, उससे इसको जोड़ा जा सकता है। वो अलग लड़ाई है। यहाँ इस्लामिक आतंकवाद तो 9/11 के बाद से इस पर बहुत चर्चा हुई है, और मुझे नहीं लगता कि ये उस तरह से हमें इसको देखना चाहिए कि ये बहुत बड़ा खतरा इस तरह से है। ये बयान फिर क्यों दिया इन्होंने? मतलब इस बयान देने के समय का भी बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। इसी समय आके मैक्रोन जी को ये बोलना था।
नहीं, असल में वहां पर सबसे बहुत ही पावरफुल मुसलमानों की आबादी है और उसमें काफी बड़ी संख्या में मिलिटेंट भी हैं जो वो दरअसल उसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं और उससे वो ज्यादा प्रभावित हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इसको हमास के हमले को ये आतंकवादी हमला, तो भारत ने भी उसको कहा है कि आतंकवादी हमला है, तो बहुत सारे देशों ने उसको आतंकवादी हमला कहा है, लेकिन ये यूरोपीय देशों में इस्लामिक आतंकवाद एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। मुझे नहीं लगता कि पिछले कुछ समय से इसमें कोई बहुत वृद्धि हुई है। खतरा पहले भी था, खतरा आज भी है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। ओके, स्वर्ण सिंह सर, बहुत छोटा सा 30 सेकंड में आपका कमेंट इसी बात पर, जो ये बात अभी मैंने कौशिक जी से पूछी थी। नहीं, जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, जो पॉलिटिकल इस्लाम की बात है, वो तो आप कम से कम 3 या 4 दशक पीछे जाएं तो तब से शुरू हो जाती है। पर ये जो टिप्पणी है राष्ट्रपति फ्रांस की, उसका क्या मतलब है कि ये युद्ध को रोकने की जरूरत है ताकि वो जो ब्रेक अवे जो डिवीजन बनती हुई नजर आ रही है, जैसा आपने कहा इस्लामिक देशों की और पश्चिमी देशों की, उसको रोकने की जरूरत है, या फिर वो ये कह रहे हैं कि इसको एक तरह से हमास को खत्म करने की जरूरत है? यदि ये तनाव बढ़ता है इस इलाके में, तो जहां जहां जिन देशों में ये चिंता है इस्लाम के इश्यूज को लेकर, वो चिंता बढ़ने वाली है, वो कम नहीं होने वाली। तो इसीलिए शायद जरूरत इसकी है कि इस युद्ध को रोका जाना चाहिए। रोकना इजराइल के तो ये है, जी सर, समय एकदम समाप्त हो गया, माफी चाहूंगा आप सारे लोगों से। इन सारी चीज़ों को जो हमने यहाँ चर्चा की, हमारे सारे विद्वान पैनलिस्ट ने बताया, उनको कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर रखना चाहिए कि पूरी दुनिया के अलग अलग लोगों के बयान, हर स्टेक होल्डर की अपनी पोजीशनिंग और सबके जो स्टेक्स उसमें जुड़े हुए, इकोनॉमिक हो या फंडामेंटल हो या वैचारिक हो, मुझे तो लगता है वैचारिक लड़ाई बहुत बड़ी लड़ी जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए इस समस्या को देखना चाहिए। और जो कुछ भी हो रहा है उससे एक डर, एक आशंका तो बनती है। जो सवाल मैंने बहुत बोल्डली पूछ लिया कि क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, क्या, मैं तो नहीं चाहूँगा कभी दुनिया इस तरफ बढ़े, लेकिन आशंका या डर वैसा ही लग रहा है इस समय। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।